हमें लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है खाते हैं हम ये कसम जो ज्ञान का रास्ता है शिक्षा का रास्ता है उसी पे चलेंगे हम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। और पढ़ाई वगैरह हो रहा है कि नहीं आप लोग का? तो पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि अब समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे समझिए कि एग्जाम का डेट नज़दीक आ रहा है। तो इनकम टैक्स तो आप लोग का कंप्लीट हो गया था। आज से आज का लेक्चर ऑडिटिंग का है, अंकेक्षण का है। आज से हम लोग पढ़ेंगे ऑडिटिंग, क्योंकि सिलेबस आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में मैं बता ही दिया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और इनकम टैक्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में जो सिलेबस दिया गया है वो समझिए कि वो मेन मेन पॉइंट, जैसे कि इनकम टैक्स ही पढ़ रहे थे तो उसमें डायरेक्ट ग्रॉस टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स प्रोविजंस एक्सेट्रा, इस सारी डिटेल बस इतना ही दिया था। क्योंकि इसको जानने के लिए आपको सारे उसके प्रोविजंस, प्रावधान, रूल रेगुलेशन जानना जरूरी था। ठीक उसी तरह ऑडिटिंग में मैंने सिलेबस आपका देखा, तो सिलेबस में डायरेक्ट इंटरनल चेक, ठीक ना, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्टिंग किया है। ऑडिट रिपोर्ट क्या है, कंपनी ऑडिट क्या है, ठीक है, उसमें ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बस यही चीज मतलब उसमें फोकस किया गया। लेकिन हम यहाँ पे केवल उस मेन चीज को फोकस करने से जरूरी है कि पूरी ऑडिटिंग के बारे में जानेंगे। और जब पूरी ऑडिटिंग के बारे में जानेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और क्वेश्चन है, चूंकि ऑडिटिंग सब्जेक्ट दे दिया गया है तो कहीं से भी उठा लेगा। हाँ, ये है कि उसमें इंडिविजुअल जिस पॉइंट को फोकस ज़्यादा किया है तो वहाँ से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही उठाएंगे। ठीक है, तो हम बेसिक एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं ऑडिटिंग के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करिए। एक चीज़ और कि मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि सारे चीज़ों को बोर्ड पर लिखना मतलब पॉसिबल नहीं है। मेन मेन पॉइंट जितने भी है वो सब बोर्ड पे लिख दें, क्योंकि ऑडिटिंग का जो पेपर है थ्योरेटिकल पेपर्स है। तो जो बातें सुने और उसमें जो अच्छी लगे उसे नोट भी कर लीजिएगा, अब बाकी तो जो बोर्ड पे लिखेंगे वो तो नोट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बेसिक मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, और वह है पॉइंट आपका ऑडिटिंग। देखिए, लिखे हैं अंकेक्षण ऑडिटिंग। पहले टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि अंकेक्षण की उत्पत्ति और विकास। मतलब सबसे पहले ये जानेंगे कि अंकेक्षण का उदय कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक, तो आपसे बता दें कि जो ऑडिटिंग शब्द है, ऑडिटिंग शब्द है, पहले तो ऑडिटिंग का मतलब जानें, वैसे इसका मतलब मैं बाद में भी बताऊंगा। ऑडिट का मतलब होता है, लोग कहते हैं अंकेक्षण, ऑडिट का मतलब होता है जांच। अब सोच रहे हैं कि जांच मतलब चेक, चेकिंग, क्यों इसका ऑडिटिंग नाम है, क्यों नहीं इसका चेकिंग नाम, ऐसा माइंड में आ रहा होगा। देखिए, चेकिंग शब्द का यूज हम दूसरे जगह पे करते हैं, लेकिन जब हम अपनी बही खातों और लेखा पुस्तकों को का निरीक्षण करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, सही है या गलत है, उसकी जांच करते हैं, तो वहां पे ऑडिटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, अर्थात हमें बस यह देखना रहता है कि अपने पुस्तकें, जो भी लेखा पुस्तकें हैं, हिसाब किताब की बहियां हैं, वो सही है या गलत है, इसकी जांच करना ही ऑडिटिंग कहलाता है। लेकिन जो ऑडिटिंग शब्द है वह लैटिन भाषा से लिया गया। लैटिन भाषा का जो शब्द है ऑडिरे, ऑडिरे शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है सुनना, जिसका अर्थ क्या होता है, सुनना। लेकिन यहां पे तो हम देखने का काम करते हैं कि भाई हिसाब किताब को चेक करने का काम करना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि ये जो मैं पहला पॉइंट लिखा हूं बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। क्या पूछा है? ऑर्डिनरी शब्द का अर्थ होता है, ऑर्डिनरी शब्द का अर्थ होता है, लैटिन भाषा बना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि टीचर्स के खास तौर से एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, और अदर जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितना ये मैं बोर्ड पे लिखता हूँ समझिए कहीं ना कहीं एग्जाम में वो पूछा ही गया है। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। जो ऑडिटिंग शब्द है वो लैटिन भाषा के ऑर्डर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना।
सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑडिटिंग जो शब्द है ये आपका 1494 ईस्वी से पूर्व, क्यों हम 1494 ईस्वी ही फोकस किए, क्योंकि 1494 एक ऐसा टाइम है जहां पे वाणिज्य की उत्पत्ति हुई, कॉमर्स की उत्पत्ति हुई, और जिस सिस्टम को कॉमर्स में अपनाया गया उस जिसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, तो डबल एंट्री सिस्टम की उत्पत्ति हुई किसने की थी? लुकास पेसियोली ने। आप अकाउंट पढ़े होंगे, जानते होंगे, लुकास पेसियोली ने, जो इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। उन्होंने बही खाता या लेखांकन या वाणिज्य या दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम की खोज की थी। वही वाणिज्य के या कॉमर्स के जन्मदाता। ठीक, तो जहां हम वाणिज्य की या लेखा पुस्तकों की खोज हुई, डबल एंट्री सिस्टम की खोज हुई, वहीं से हमारी ऑडिटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन उससे पहले भी ऑडिटिंग का यूज किया जाता था, क्योंकि उससे पहले जानते ही होंगे कि राजा महाराजाओं का शासनकाल तो उससे पहले का, उसके बाद भी था। तो उस राजा महाराजा के हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए जो भी लेखाधिकारी होता था, तो उस लेखाधिकारी के ऊपर भी कुछ अधिकारी होते थे उस समय। वह इस बात की जांच करते थे कि उसने जो हिसाब किताब रखा है वो ठीक रखा है कि नहीं। तो उस समय 1494 ईस्वी से पहले राजकीय हिसाब किताब की जांच करने में ऑडिटिंग का यूज किया जाता था। लेकिन जैसे ही 1494 ईस्वी में वाणिज्य का विकास हुआ था, दोहरा लेखा प्रणाली का विकास हुआ, वैसे ही ऑडिटिंग भी स्टार्टिंग हो गई, क्योंकि इस लेखा पुस्तकें जब रखी जाएगी, हिसाब मेंटेन किया जाएगा, तो चेक करना तो जरूरी है। लेकिन सही रूप में इसको वैधानिक मान्यता नहीं मिली। हाँ, जांच होती थी। अब प्रश्न आती है वैधानिक मान्यता, इसको कानूनी मान्यता कब मिली? अभी अपने भारत के संदर्भ में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं। वैधानिक मान्यता जब 1844 में कंपनी अधिनियम इंग्लैंड में बनाया गया। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, चाहे जो भी कंपटीशन का आप एग्जाम देते हो, कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे पहले कंपनी एक्ट कब लागू किया गया? तो पूरी दुनिया में सबसे पहले कंपनी एक्ट 1844 ईस्वी में इंग्लैंड में बना था। ठीक है, तो 1844 में, उस समय जब कंपनी अधिनियम बना, उस समय ऑडिटिंग की, ऑडिट अंकेक्षण की वैधानिक या कानूनी मान्यता मिली कि हाँ, ये भी एक सब्जेक्ट है और इसका भी यूज हिसाब किताब की लेखा पुस्तकों की जांच करना एकदम कंपलसरी माना गया, क्योंकि उस समय कंपनी एक्ट बना, और कंपनी एक्ट के अंतर्गत यह है कि कंपनी अब खोला जा सकता है, और जब इतनी बड़ी कंपनी खोलेगी तो उसकी हिसाब किताब की जांच भी जरूरी है, तो वहाँ ऑडिटिंग का यूज किया गया। सीधे अब आते हैं कि भारत के संदर्भ में। अभी थोड़ा रुक जाइए। अब वैधानिक मान्यता जब मिल गई, तो इंग्लैंड में, भाई कानूनी मान्यता मिलेगी तो इसका कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी कुछ संस्था होनी चाहिए। तो इंग्लैंड में 11 मई 1880 में, 1844 में तो कंपनी में रहा, कंपनी एक्ट पारित हुआ। 1880 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई। एक संस्था खोला गया जहाँ पे ऑडिटर्स की पढ़ाई होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, जो ऑडिटर का सर्टिफिकेट देती है, और उसका काम होता है कंपनियों के हिसाब किताब की जांच करना। अब सीधे आते हैं भारत में, कि भारत में ऑडिटर बनाने के लिए, अभी भी हमारा देश उस समय गुलाम था, तो ऑडिटर बनाने के लिए उस समय, ये आपका बात है 1913 की, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1913। ऑडिटर बनाने के लिए, इंडिया में भी ऑडिट बनाने के लिए, अन्य ऑडिटर बनाने के लिए ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स नामक एक संस्था की स्थापना की गई। यह संस्था समय समय पर परीक्षा का आयोजन भी करता था, लेकिन इस संस्था के द्वारा यह ऑप्शन दिया गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति भी इस परीक्षा को पास करके ऑडिटर बन सकता है। कौन सी परीक्षा? ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स। ये 1913 में बनी थी, क्योंकि उस समय भी अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे। परीक्षा पास करने के बाद से वह ऑडिट का उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऑडिटर वो कहलाएगा और किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकता है। ठीक है, अब सीधे हम आते हैं कि वास्तव में
वास्तव में भारत में अंकेक्षण का इतिहास कब से स्टार्ट हुआ? वास्तव में भारत में अंकेक्षण का इतिहास जब ये ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट बन गया तो उस समय 1 अप्रैल 1914 से यह काम प्रारंभ कर दिया गया और उसी समय भारत पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा एक कंपनी एक्ट बनाया गया, एक कानून बनाया गया किसके? भारत के संदर्भ में, जिसको इंडियन कंपनी एक्ट, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 1913 एक कानून बनाया गया। 1913 में ये कंपनी लॉ बना, भारतीय कंपनी लॉ 1913, और सही रूप से ये ऑडिट का वर्क हमारा 1 अप्रैल 1914 से इंडिया में प्रारंभ हुआ। ये वास्तव रूप में शुरू हुआ। अब प्रश्न यह है कि उस समय में ब्रिटिश शासन था, लेकिन जब स्वतंत्र भारत हुआ, जब 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ, तो उस समय भारत में एक अध्यादेश, एक बिल पास करके ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई थी? कि 1 जुलाई 1949 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, और तब से लेकर अब तक हमारा ऑडिटिंग का वर्क चल रहा है, और इसकी पूरी निगरानी, पूरी देख रेख कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब प्रश्न ये भी है कि हमारा जो अंकेक्षण का संचालन है, ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण का संचालन है, जो अंकेक्षण का संचालन है भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो आपसे मैं बता दूं, एक तो होता है कंपनी एक्ट 2030 और दूसरा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। जो अंकेक्षण का संचालन है इन्हीं 2 एक्ट के द्वारा किया जाता है। इसी के आधार पर हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस तरह होता है वो उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी बनाया गया है। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट ही आपको जानना है। जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं, ये ऑडिटर के बारे में जान जाइए आप कि होते तो बहुत सारे टाइप के, जिसकी चर्चा अभी बाद में किया जाएगा कि अंकेक्षण कितने टाइप के होते हैं, किसमें क्या क्या होता है। जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास किए हैं, CA हैं, वो ऑडिटर माने, ये मान के चल रहे हैं। तो जो CA होता है वही ऑडिटर्स होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी के लिए है, क्योंकि आपको कंपनी के संदर्भ में भी पढ़ना है। तो जो ये CA होते हैं, तो देखते होंगे कि ये जो CA कहीं कहीं ACA लिखते हैं और कहीं कहीं ये FCA लिखते हैं। ACA और FCA का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा व्यक्ति जो ICAI माने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की परीक्षा पास कर चुका है, और पास करने के बाद इस ICAI का मेंबरशिप ले लिया, मतलब सदस्य बन गया। तो ऐसे व्यक्ति अपने नाम के आगे ACA लिखते हैं, और वही व्यक्ति यदि 5 ईयर प्रैक्टिस कर लिया, ठीक ना, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर लिया, तो अपने नाम के साथ FCA का यूज कर रहा है, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ACA का मतलब एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। देखते होंगे बुक्स वगैरह में बहुत सारे CA का नाम लिखा रहता है, कहीं ACA कहीं FCA। तो इसका मतलब यही होता है, जैसे ही परीक्षा पास कर लिया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था की रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हो जाता है, मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, तो ये CA लिखेगा। और जैसे ही 5 ईयर वो प्रैक्टिस अपना कंप्लीट कर लेता है, तब वहाँ पे मेंबरशिप जो लेता है वो FCA हो जाता है। ठीक है। ये छोटा सा था इसका हिस्ट्री। अब सीधे अपने
टॉपिक पे चलते हैं। इसको मिटा दें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेकंड, वो सेकंड चैप्टर टॉपिक है हमारा है अंकेक्षण का अर्थ, क्षेत्र व सीमाएं। अंकेक्षण का अर्थ में परिभाषा भी आ जाएगा, क्षेत्र व सीमाएं, ये हमारा टॉपिक है। आपसे बता दें कि फुल चलेगा, फुल का मतलब है कि कंप्लीट चलेगा। ये मत सोचिएगा कि ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं है। पढ़ना पूरा ही है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करना है। अब ये समझिए कि आप कुछ छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो हुबहू एग्जाम में आए हुए हैं। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, अंकेक्षण का मीन्स क्या होता है। अंकेक्षण का मतलब जो हमारा ऑडिट शब्द है, ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट का मतलब जानने के पहले ये ध्यान दीजिएगा, चाहे यहीं पे अभी जान लीजिए, जो वित्तीय विवरण होता है, वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है, तो वित्तीय विवरण की जांच करना, वित्तीय विवरण की जांच करना, या समझिए हिसाब किताब की जांच करना, हिसाब किताब की जांच करना, या जांच किया जाता है, या त्रुटियों और अशुद्धियों को खोजा जाता है, ठीक है, या लेखाकरण में अकाउंटिंग में किए गए वर्क की जांच की जाती है कि जो हिसाब किताब मेंटेन किया गया सही है या गलत, इसी को अंकेक्षण कहा जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा। अब जो ये अंकेक्षण है, ऑडिट है, देखते होंगे कि हम अकाउंटिंग में हम कुछ ऐसे यूज करते हैं। एक होता है पुस्तपालन, नाम सुने होंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग कहा जाता है। बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है लेखाकरण, मतलब अकाउंटिंग कहा जाता है। इसके बाद शुरू होता है अंकेक्षण, इसको ऑडिटिंग कहा जाता है। मतलब सबसे पहले एक बिजनेसमैन अपने यहाँ हिसाब किताब की जो पुस्तकों को तैयार करता है या रखता है या लिखता है, वो हमारा पुस्तपालन या बुक कीपिंग कहा जाता है। जैसे कोई कंपनी फैक्ट्री है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन अपने किस में करती है, जनरल में करती है, खाता बही में करती है, ये हमारा क्या है, बुक कीपिंग। अब उसके बाद से हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट तैयार करती है, ये हमारा क्या है, लेखाकरण है। उसका एनालिसिस भी करती है, वो भी अकाउंटिंग में आता है। लेकिन इसकी जब जांच की जाती है तो अंकेक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में बन सकता है, पुस्तपालन अंकेक्षण प्रारंभ होता है किसके बाद, लेखाकरण के बाद। अंकेक्षण हमेशा लेखाकरण के बाद हुआ है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है लेखाकरण के बाद की प्रक्रिया क्या है, अंकेक्षण। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कुछ लोगों का यह मानना है कि जो ये ऑडिटिंग का वर्क किया जाता है, क्योंकि पुस्तपालन है, पुस्तकों को रखना, हिसाब किताब मेंटेन करना, आगे का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये तैयार करना लेखाकरण है। कुछ लोगों का मानना है कि जो ये ऑडिटिंग किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, अर्थात लाभदायक है, कुछ लोग कहते हैं विलासिता की चीज है। तो चूंकि जब छोटी संस्था ये पूछता है क्वेश्चन क्या अंकेक्षण विलासिता है, माने फिजूल खर्ची है, तो इसका दो अर्थ निकलता है, फिजूल खर्ची भी है और नहीं भी है। अब कहाँ फिजूल खर्ची है और कहाँ नहीं है, यदि आपकी संस्था छोटी है, यदि आपकी संस्था छोटी है तो वहाँ अंकेक्षण ऑडिटिंग विलासिता होती है। लेकिन जहाँ आपकी संस्था बड़ी होती है, जिसके टर्नओवर ज़्यादा होते हैं, बड़ा बिजनेस होता है, वहाँ पे अंकेक्षण अनिवार्य होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अंकेक्षण विलासिता कहाँ होती है।
तो छोटी संस्थाओं में अंकेक्षण अनिवार्य कहाँ होता है? बड़ी संस्थाओं में, जैसे कि कंपनियां। ठीक है, इसी संदर्भ में थोड़ा सा अंकेक्षण जब पढ़ रहे हैं, अंकेक्षण जो होता है ये कौन करता है? एक होता है अंकेक्षक, समझिएगा यहाँ पे। अंकेक्षण मीन्स ऑडिटिंग। अंकेक्षक मतलब ऑडिटर। जो ये ऑडिटर्स होता है, ये क्या होता है? एक पर्सन या व्यक्ति होता है। ये क्या होता है? एक व्यक्ति होता है। ये कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्था नहीं होती। हाँ, एक फर्म हो सकती है, लेकिन उस फर्म में जितने भी व्यक्ति शामिल होते हैं, कई लोगों को मिलाकर फर्म बनता है, पार्टनरशिप फर्म जिसको कहा जाता है, तो उसमें जितने भी व्यक्ति मिलते हैं, जुड़े रहते हैं, वो व्यक्ति कहलाते हैं, और सभी व्यक्ति ऑडिटर कहलाते हैं। तो ऑडिटर कौन होता है? केवल एक व्यक्ति होती है। ठीक है, अब ऑडिटर के प्रकार में आ जाइए, यह वर्गीकरण। अंकेक्षक का वर्गीकरण मतलब ऑडिटर को कितने पार्ट में बांटा गया। ऑडिटर मान लीजिए ये हमारा है, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा। ऑडिटर कितने पार्ट में बटा है? 2। ऑडिटिंग नहीं 2 पार्ट में बटा है, ऑडिटर 2 पार्ट में बटा है। एक होता है सरकारी अंकेक्षक, सरकारी अंकेक्षक, और एक होता है पेशेवर अंकेक्षक। वैसे तो इसको कई पार्टों में भी बांटा जा सकता है, लेकिन 2 पार्टों में बांटा गया। सरकारी अंकेक्षक कौन होता है? कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑडिटर जो सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसके विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में जो ऑडिटर नियुक्त किए जाते हैं, उसका भी हिसाब किताब होता होगा। उसकी जांच करने के लिए जो भी पर्सन नियुक्त किए जाते हैं, वो सरकारी अंकेक्षक कहलाते हैं। जो सरकारी अंकेक्षक होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है, यह भारत के किसके द्वारा? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, क्योंकि ये उन्हीं का डिपार्टमेंट है। जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इन्हीं के अंडर में आता है। जो सरकारी अंकेक्षक होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो पेशेवर अंकेक्षक होते हैं, इनकी नियुक्ति के संबंध में जितने भी प्रावधान हैं, वो ICAI एक्ट 1949 के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह अंकेक्षक के वर्गीकरण को 2 पार्ट में हमने बांटा। प्रश्न अब ये भी उठता है, मिटा रहे हैं इसको। ये कई बार क्वेश्चन आया है, मैं अभी बता रहा हूं कि अंकेक्षक के मुख्य उद्देश्य क्या है। अंकेक्षक के मुख्य उद्देश्य क्या है? अंकेक्षक के मुख्य उद्देश्य ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो अंकेक्षक है, इसका मुख्य भी उद्देश्य है और सहायक भी उद्देश्य है। सहायक भी उद्देश्य है, लेकिन आपको यहाँ ज्यादा जानना है कि मुख्य अंकेक्षक क्या है। मुख्य उद्देश्य सॉरी क्या है, थोड़ा सा खांसी आया, गला में खराश हो गया है। मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय विवरणों का, वित्तीय विवरणों की सत्यता, ठीक है, वित्तीय विवरणों की सत्यता, पूर्णता व नियमानुकूलता की जांच करना। देखिए बाबू, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये लगभग जहां ऑडिटिंग सब्जेक्ट है,
सिलेबस में है, वहाँ अक्सर पूछा गया है कि अंकेक्षर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वहाँ पे जब भी विधि विवरणों की सत्यता, पूर्णता या उसकी नियमानुकूलता की जांच की जाएगी, वही अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य। इसके बाद और भी दिया रहता है ऑप्शन, जैसे त्रुटियों को रोकना, छल कपट को रोकना, ठीक ना, उसका पता लगाना, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। लेकिन यह उसके सब सहायक उद्देश्य हैं। सहायक उद्देश्य में क्या आता है? गमन को रोकना, त्रुटियों को रोकना, हिसाब किताब की जांच करना, ठीक ना, त्रुटियों को पकड़ना, उस पर अर्थदंड लगाना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है सिलेबस में? मिटाएं इसको। अब चूंकि जो ऑडिटर है, ऑडिटिंग में इसमें कुछ त्रुटियां भी होती हैं, एरर्स भी होते हैं। तो ये जो त्रुटियां होती हैं, इसको अशुद्धियां भी बोला जाता है, अशुद्धियां भी बोला जाता है। ये अशुद्धियां कितने टाइप की होती हैं? तो इस अशुद्धियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है भूल की अशुद्धि और दूसरा है लेखे की अशुद्धि। एक होता है भूल की अशुद्धि और दूसरा होता है लेखे की अशुद्धि। नाम से ही जाहिर है कि भूल की अशुद्धि का मतलब क्या होता है कि ऐसी अशुद्धि, ऐसी त्रुटि जो अकाउंटेंट द्वारा लिखते समय भूल गया है या गलत लिख दिया है या किसी कारण से छूट गया है, तो उसे भूल की अशुद्धि कहा जाता है। लेखे की अशुद्धि का मतलब होता है कि ऐसे लेन देन जिसका लेखा बही में एंट्री तो किया गया है मगर गलत किया गया है, तो लेखे की अशुद्धि कहा जाता है। भूल की अशुद्धि में ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए कि कहीं 2500 रुपया लिखा है और गलती से हमने 7500 रुपया लिख दिया, ये भूल की अशुद्धि कहलाएगी। ऐसा भी है कहीं 63 रुपया लिखा है, उसको हम 36 रुपया लिख दें। 100 रुपया लिखा है, गलती से हम एक जीरो बढ़ा दें या एक जीरो कम कर दें, ये भूल की अशुद्धि है। अक्सर सबके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती। लेखे की अशुद्धि का मतलब है, सबसे पहला है प्रारंभिक लेखे की अशुद्धि। लेखे की अशुद्धि, शुरू में ही लिखने से कुछ छूट जाए या गलत लिख दे। अगला है खाता बही में खतियाने की अशुद्धि। खाता बही में खतियाने की अशुद्धि, खतियाने की अशुद्धि। इसका मतलब है कि जब हम खाता बही में पोस्टिंग करते हैं, जैसे जनरल से खाता बही में लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो उसमें रॉन्ग साइड में, एक साइड में लिखने का तो दूसरे साइड में चला जाता है। उसी के पास से जोड़ करने में अशुद्धि, जोड़ने में अशुद्धि, ठीक ना, शेष निकालने में अशुद्धि, निकालने में अशुद्धि, इस तरह की अशुद्धियां हो जाती हैं। इसको कई पार्टों में भी बांटा है, जैसे एक सैद्धांतिक भी अशुद्धि होती है। सैद्धांतिक अशुद्धि, अब थोड़ा ये जानिए ये सैद्धांतिक अशुद्धि क्या होता है। ऐसी त्रुटि, समझिएगा ध्यान से, सैद्धांतिक अशुद्धि का मतलब ऐसी अशुद्धि कोई भी व्यक्ति जिसको कॉमर्स का, वाणिज्य का दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों की जानकारी नहीं है या जानकारी कम होने के अभाव में जो अशुद्धि हो जाती है, तो उसे सैद्धांतिक अशुद्धि कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते होंगे कि नकद माल खरीदा, इसकी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। ये तो
हमको आपको मालूम है कि भाई डबल इंटरेस्ट सिस्टम का ये नियम है कि जब कोई भी चीज़ खरीदी जाती है माने आती है उसे डेबिट जाती है उसे क्रेडिट पाता है वो डेबिट देता है वो क्रेडिट। लेकिन जिसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट की जगह पे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कर देगा, तो हो गई गलत। लेकिन उसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डबल इंटरेस्ट सिस्टम है। इसमें यह है कि जितना हम डेबिट करते हैं उतना ही से हम क्रेडिट भी करते हैं। ये सैद्धांतिक अशुद्धि का था। एक इसी तरह होता है क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि ये क्या होता है कि एक ऐसी त्रुटि जो दूसरी त्रुटि को ऑटोमेटिक समाप्त कर देती है, उसे क्षतिपूरक अशुद्धि कहा जाता है। ठीक इसी तरह एक है, इसी में टॉपिक है गमन का। छल कपट, छल कपट व गमन, ये क्या होता है? छल कपट और गमन का मतलब होता है कि ऐसी कोई त्रुटि या अशुद्धि जो जानबूझकर की गई है। यहाँ पे तो सब अनजाने में हो रहा था, लेकिन यहाँ जानबूझकर की गई है, पहले से प्री प्लानिंग था उसका, तो उसे छल कपट या गमन नाम दिया जाता। अब इसमें किस तरह का ये छल कपट गमन होता है ये भी मैं बता दे रहा हूं। पहला, धन का गमन। दूसरा, माल का गमन, ठीक ना, और भी बहुत सारी चीज है। मुख्य यही दो है तो बहुत। अब देखिए धन का गमन क्या होता है। क्वेश्चन में दिया है, मैंने एक बार एग्जाम बहुत पहले मैंने दिया था टीचर का, तो उसमें पूछा था बता रहे क्या पूछा था। एक अकाउंटेंट है और उसमें कैलकुलेटर उसने चुरा लिया। जिस फर्म में वो काम कर रहा था वहां से कैलकुलेटर चुरा लिया। ये किस टाइप का गमन है? तो यह माल का गमन है, ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा ये भी समझ लीजिएगा, माल के जगह पे हम यहाँ पे चूंकि संपत्ति का भी गमन दिया रहेगा। मान लीजिए थर्ड नंबर पे संपत्ति, कहीं कहीं देता है कहीं कहीं नहीं देता है, संपत्ति का गमन। यदि संपत्ति का गमन दिया तब तो भाई वो संपत्ति का गमन होगा। कैलकुलेटर चुरा लिया, कंप्यूटर चुरा लिया, लैपटॉप चुरा लिया, मोबाइल चुरा लिया, पंखा खोल लिया, ये संपत्ति का गमन है क्योंकि ये एसेट्स कहलाती है। यदि क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि उसका कुछ व्यापारिक स्टॉक बचा हुआ था उसमें से कुछ ले लिया, कपड़े का बिजनेस कर रहा है उसमें से एक कपड़े चुरा लिया, ठीक ना। जिस चीज का बिजनेस कर रहा है उसमें से कुछ चीज इधर उधर कर दिया, वो किस चीज का गमन कहलाएगा? वो माल का गमन। ऐसा ही भी हो सकता है कि अकाउंटेंट ने 5,000 रुपये का गमन कर दिया, माने 5,000 रुपये का गोलमाल कर दिया, तो ये किस तरह का गमन कहलाएगा? ये कहलाएगा। या बैंक से इधर उधर कर दिया या गलत चेक काट दिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये गमन वाला अक्सर क्वेश्चन पूछता है छल कपट और गमन में कि वो किस नेचर की वस्तु को चुराया। वैसे दो ही गमन होते हैं, संपत्ति वाला कभी कभी देता है, ठीक ना, क्योंकि ये भी माल का ही एक पार्ट होता है। लेकिन संपत्ति का गमन दिया है तो समझ लीजिएगा कि संपत्ति कौन है। जिस चीज का वो बिजनेस करता है उसको छोड़कर बाकी उसके बिजनेस में जो भी चीज होगा वो संपत्ति का गमन होगा। जिस चीज का बिजनेस करता है वही प्रोडक्ट वही माल चुरा लिया तो माल का गमन होगा। कैश चुराया, बैंक से इधर उधर किया, चाहे जैसे भी मतलब पैसे से संबंधित हुआ तो वो धन का गमन होगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही दिया गया है इसमें। और अब इसके बाद से हम लोग अब पढ़ेंगे, अब चूंकि लाभ हो या हानियां वगैरह ये सब तो नहीं आएंगी अभी। इसके राइट, ड्यूटी, अधिकार, नियुक्ति ये सब अलग चीज़ है। कंपनी का अंकेक्षण कैसे करेंगे ये अलग चीज़ें हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि जो हमारा अंकेक्षण होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण कैसे है, ठीक ना। इसके बाद तब हम जानेंगे कि उसमें कंपनी का अंकेक्षण कैसे होता है, आंतरिक अंकेक्षण कैसे होता है, बाह्य अंकेक्षण कैसे होता है, तमाम चीज़ें, इंटरनल चेक, ऑडिट प्रोग्राम सब आगे आएगा, लेकिन अब इसके बाद आएगा, ठीक है।
फिर आज का लेक्चर बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग थोड़ा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू उसको पढ़ते रहिए। और मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि आपको कम से कम उस लेवल को पढ़ाया जाए जिस तरह कंपटीशन में आपके एग्जाम आते हैं। और नोट किए रहिएगा, और जब पेपर होगा तो पक्का मिलाइएगा, देखिएगा। मैं 100% की तो गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन 90+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।